नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और अमोलोलॉजी में आपका स्वागत है। आज है लेक्चर 3 रेगुलेटिंग एक्ट 7073 को हम लोग आज जानेंगे कि वो एक्ट क्या था, उसमें क्या प्रोविजंस थे, वो एक्ट कैसे आया था। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि क्राउन रूल कैसे, क्राउन रूल और कंपनी रूल पहले आया, क्राउन रूल बाद में आया। पहले कंपनी के थ्रू वो लोग राज कर रहे थे, फिर क्राउन के अंडर में आ गए हम लोग। टाइमलाइन हम लोगों ने पूरी देख ली थी। अब उस एक्ट की हम लोग डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स में हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसे घटनाक्रम थे जो उस समय घट रहे थे। देखिए, सबसे पहला जो घटनाक्रम था वो ये था, बात कर चुके हैं, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम कंपनी को राइट्स देती हैं कि वो भारत में जाकर के ट्रेडिंग करें। वो एज ए ट्रेडर आते हैं। उस समय मुगल बहुत मजबूत होते हैं और मुगलों के समय वो लोग अपनी पहली फैक्ट्री वगैरह जो लगाना चालू करते हैं वो धीरे से चालू करते हैं, पर वो लोग सत्ता में या किसी भी प्रकार की मतलब वहां पे दखल अंदाजी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय के शासक बहुत स्ट्रांग थे। उस समय यदि कंपनी के रूल या कंपनी के कर्मचारी अधिकारी कोई भी ऐसे काम करते या कुछ कब्जा करने की कोशिश करते तो शायद उसी समय मिटा दिए जाते। लेकिन अब समय बदलते जा रहा था। 100 साल के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई और हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल शासन डिक्लाइन होने लगा। मुगल्स डिक्लाइन होने लगे क्योंकि उसके बाद के सक्सेसर्स उतने दमदार नहीं थे। बस यहीं से कंपनी का प्लानिंग चालू हो जाता है भारत के अधिकतर हिस्सों पे कब्जा करने के लिए और भारत पे अपनी आधिपत्य स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे फिर अगला इवेंट होता है, बैटल ऑफ प्लेसी होता है। बैटल ऑफ प्लेसी में अंग्रेजों की जीत होती है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसमें भी अंग्रेजों की जीत होती है। डिटेल में इस टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक्स है। हिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ लेना कि इसमें क्या हुआ था। अब बस इतना समझ लो कि ये सब में हम लोग हार गए, इंडियंस हार गए। जो भी रियासतें वहां पे लड़ रही थी वो हार गई। अब जो बात आती है 1965 में, इन लोगों को 3 स्टेट, जो जिसको मैं 3 प्रोविंसेस बोलूंगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल जाता है। ठीक है, दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि वहां के कर लेने की शक्तियां इन लोगों को मिल जाती है। कर लेने की सारी शक्तियां इन लोगों के पास चली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। अब देखिए, शक्तियां तो आ गई, 65 में इनके पास शक्तियां आ गई, लेकिन उस शक्तियों को 7-8 साल में कंपनी के जो अधिकारी थे, सीधी बात है, आपके पास शक्ति आ जाएगी लेकिन आपको कोई रेगुलेटिंग या रूल्स नहीं होगे तो आप उसको एक्सप्लॉइट ही करोगे, शोषण ही करोगे उसका। तो वहां पे क्या होता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो कंपनी को गाइड करता है कि आपको कैसे काम करना है। इसके अगर सबसे पहले बात करूं तो ये पहला स्टेप था जिसमें एक रेगुलेटिंग एक्ट बना करके रेगुलेट किया गया था कंपनी को कि आपको कैसे काम करना है। अंग्रेजों द्वारा भारत को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को भारत में नियंत्रित करने के लिए किया गया पहला यह कार्य था। अगली हम लोग बात करेंगे कि देखिए क्या था, 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। अब क्या हो रहा था, बंगाल को सुप्रीम बना दिया गया था और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। मतलब 3 जैसी बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, अब ये तीनों पहले इक्वल लेवल पे रही होगी, लेकिन अब 2 को इसको अंडर में ला दिया था बंगाल के। बॉम्बे भी बंगाल के अंडर में चला गया और मद्रास भी बंगाल के अंडर में चला गया। और क्या डेवलपमेंट होती है इस एक्ट में, इस एक्ट में अब जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया कह दिया जाता है। मतलब अब गवर्नर से वो गवर्नर जनरल बन गया था। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ उसके हाथ में बंगाल था, अब उसके हाथ में मद्रास भी आ गया है, उसके हाथ में बॉम्बे भी आ गया है। तो तीनों मिला करके वो हेड हो गया है। तो हेड क्या बन गया है, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। भारत में बनाए गए ब्रिटिश के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भाई पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। अब इस एक्ट में और क्या प्रोविजन थे, जी हाँ, पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में 1774 में कलकत्ता में स्थापित हो जाता है। ठीक है, और इसका जो है इसके जो हेड बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं एलिजा एम्पे, पहले जज। ठीक है, ये वैसे तो क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाएगा लेकिन ऐसे ही बता दिया। हाँ, लेकिन नाम याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। एलिजा एम्पे पहले जज बने थे, वही 1774 में पहली बार कोर्ट भारत में बना था। ठीक है, उस समय प्राइवेट ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। प्राइवेट ट्रेडिंग का मतलब ये हो रहा था कि देखिए, अंग्रेजों ने तो अधिकारी भारत में भेज दिए, अब वो अधिकारी है, पैसे तो उनने भी कमाना है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि कंपनी का काम तो कर ही रहे थे, अपने बिजनेसेस अलग चालू कर दिए थे।
बताया जाता है कि उन लोगों के यहाँ से जहाज भी चलने लग गए थे, यहाँ से कच्चा माल लेकर के जाना वहां बेचना, यहाँ से मसाले लेकर के जाना वहां बेचना। तो इनके प्राइवेट बिजनेसेस भी शुरू हो गए थे, इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। तो कंपनी को वो भी रूल खटक रहा था कि यार ये हम लोगों ने भेजा, हमारे कर्मचारी है, हमारा काम करने के साथ साथ ये प्राइवेट काम कैसे कर रहे हैं। तो उनके निजी व्यापार को बंद करने के लिए भी ये रूल में, एक्ट में प्रोविजन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस का मतलब है इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण चीजें थी। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजें में बात कर लेंगे कि सेंट्रलाइजेशन। अब क्या हो रहा था कि पहले 3 अलग अलग प्रोविंसेस थी, अब उसका केंद्रीकरण करके एक बड़ी प्रोविंस को बना दिया गया था, या इसको मानो कि बंगाल को वहां पे सेंटर बना दिया गया था और बॉम्बे को और मद्रास को उसके सबऑर्डिनेट बना करके उसके अंडर में डाल दिया गया था। तो केंद्रीकरण वहां पे होना शुरू हुआ था ब्रिटिश शक्तियों का। ठीक है, अगली मैं बात करूं तो जहाज चलना रोक दिए, मतलब एंटी करप्शन वाला काम हो गया, तो एंटी करप्शन वहां पे होना शुरू हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करना चालू किया भारत के अफेयर्स में, मतलब भारत के अफेयर्स में इसको रेगुलेट करना शुरू किया। ठीक है, अब कोर्ट भी आ गया था, तो जुडिशरी सिस्टम भी आ गया, तो जुडिशरी सिस्टम भी यहां पर वो लेकर के आ गए। ठीक है, अब इस पर देखिए सिग्निफिकेंस थे, तो ड्रॉबैक्स तो होना ही है। अब ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं, मतलब इसमें क्या कमी थी। गवर्नर जनरल के पावर्स डिफाइन नहीं की गई थी, उसके पास कोई ऐसी वीटो पावर नहीं थी जिससे वो ब्रिटिशर से डायरेक्टली किसी भी बारे में या किसी भी अफेयर में बात कर सके या अपना पक्ष रख सके। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो देखिए एक्ट तो आया, लेकिन उस एक्ट में इंडियंस के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ था। जो कुछ रेगुलेटिंग थी वो उन्हीं की कंपनी को कर दिया, उन्होंने भारत के लिए ऐसा कोई प्रोविजन वहां पे नहीं किया। अब बात तो कर ली थी करप्शन की बड़ी बड़ी, लेकिन वो उस पर उतरा था क्या, धरातल पे उतरा था क्या? तो इसका जवाब है नहीं, धरातल पे है नहीं उतरा था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अब स्थापित तो कर दिया था भाई लोगों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर ही डिफाइन नहीं करी थी कि कितने एरिया में काम करना है। जैसे हमारे यहाँ कोर्टों की पावर डिफाइन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, हाई कोर्ट है किसी स्टेट का तो उसका एक पैरामीटर है, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा, सॉरी एक बाउंड्री है, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया में काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। तो ऐसी जो पावर्स है वो वहां पे डिफाइन नहीं करी हुई थी, तो वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे ये काम होगा। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। तो आई थिंक ये काफी है आज के लिए। 73 का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।